दोस्तों, आज हम एक साइंस का टॉपिक है जी उत्तक। उसके बारे में हम शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब वैसे शॉर्ट एंड स्वीट नहीं, मतलब कंप्लीट वीडियो के अंदर एक उत्तक टॉपिक करेंगे। और वो वीडियो कम से कम ऐसे मान के चलती हो आप 20 मिनट का होगा। तो और शॉर्ट एंड स्वीट, और कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देख सकते हो। जो हम पढ़ेंगे उसी में से ही आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे जी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम होगा जी उत्तक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू यानी उत्तक। उत्तक जो शब्द है ना, उत्तक शब्द ये एनग्र्यू ने दिया था। उत्तक शब्द एक हमारा वैज्ञानिक आता है जी एनग्र्यू। उत्तक शब्द है ना, ये उत्तक शब्द है, ये उत्तक शब्द दिया था एनग्र्यू ने। एनग्र्यू ने सबसे पहले तो हम जान लेते हैं उत्तक शब्द दिया था किसने, तो एनग्र्यू ने। और उत्तक के खोजकर्ता हमें पूछ ले, खोजकर्ता बीसेट हो जाएगा। अभी खोजकर्ता कौन है, बीसेट। उत्तक शब्द किसने दिया था, एनग्र्यू ने, और उत्तक के खोजकर्ता कौन है, बीसेट। अब हम उत्तक के बारे में जान लेते हैं, उत्तक की परिभाषा क्या कहती है। उत्तक होता क्या है, तो समान व असमान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक। जो कोशिकाएं होती है, कोशिका जो टॉपिक है वो भी हम पढ़ेंगे। तो समान व असमान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं जी, उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द एनग्र्यू ने दिया था और इसके खोजकर्ता वो बीसेट को माना जाता है। उत्तक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और ये हिस्टोलॉजी शब्द ये किसने दिया था, तो ये दिया था मेयर ने। ये जो शब्द है, ये जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ऐसे ही नहीं है। तो हिस्टोलॉजी जो शब्द है ना, ये मेयर ने दिया था। उत्तक शब्द दिया था एनग्र्यू ने, खोजकर्ता इसका बीसेट है। ठीक है, अब देखिए उत्तक है ना, ये दो प्रकार का होता है। उत्तक है ना, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जंतु उत्तक और एक होता है पादप उत्तक। एक तो होता है पादप उत्तक और एक होता है जंतु उत्तक। भी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। सबसे पहले हम जान लेते हैं पादप उत्तक के बारे में। तो पादप उत्तक और पादप उत्तक भी दो प्रकार का होता है। पादप उत्तक भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है विभज्योतक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। विभज्योतक और स्थायी उत्तक। अब देखिए ये विभज्योतक है, ये तीन प्रकार का होता है। आप समझ रहा हूं मैं आपकी कंडीशन, मतलब ये आप एक मतलब थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लोगे ना तो उत्तक सरल है वैसे। और वैसे हम किताबों के अंदर देखते हैं और कहीं से भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डीप जाके पढ़ा लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में नहीं आते। ये जो आपको दिख रहा है ना, इतने में से भी एक तो क्वेश्चन और यहीं से ही देखने को मिलेगा आपको, देख लेना आप। तो पादप उत्तक है ना, पादप उत्तक एक तो होता है विभज्योतक और एक होता है स्थायी उत्तक। ठीक है, जो विभज्योतक है ना, ये तीन प्रकार का होता है। विभज्योतक ये पौधे की वृद्धि से ही संबंधित है। विभज्योतक आप इतना याद रखिए, ये पौधे की वृद्धि है ना, इनका डिटेल भी हम जान लेंगे, डिटेल भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो विभज्योतक है ना, ये तीन प्रकार का होता है, एक तो शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। विभज्योतक कितने प्रकार का, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। ठीक है, अब इधर स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। सरल स्थायी और जटिल स्थायी। ठीक है, अब देखिए सरल स्थायी ये तीन प्रकार का होता है। एक तो मृदुतक, मृदुतक को इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनकाइमा। आपको पेरेनकाइमा ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, हिंदी भी आप जान लीजिए। तो मृदुतक को ही बोलते हैं हम पेरेनकाइमा। ठीक है, दूसरा है स्थूल कोणात्मक उत्तक। स्थूल कोणात्मक उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा। मृदुतक, स्थूल कोणात्मक, और तीसरा है दृढ़ उत्तक। तीसरा है दृढ़ उत्तक, और दृढ़ उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऐसे याद रख लो, या मृदुतक, स्थूल कोणात्मक या दृढ़ उत्तक, ऐसे याद रख लो। ये सरल स्थायी उत्तक है भी। ठीक है, अब जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम भाई। ठीक है, देखिए अब ये हमारा जो इतना है ना, ये पादप उत्तक है। ये पादप उत्तक है, पादप उत्तक में कुछ भी नहीं है। देखिए पादप उत्तक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक और स्थायी उत्तक, पादप उत्तक दो प्रकार के, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। ठीक है, अब विभज्योतक है ना, ये तीन प्रकार का होता है, अंतर्वेशी, पार्श्वीय, और ये शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। ठीक है, और सरल स्थायी ये दो प्रकार का होता है। एक सरल स्थायी है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक तो सरल
स्थायी उत्तक भी दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी और जटिल स्थायी, सरल स्थायी और जटिल स्थायी, ठीक है। अब देखिए सरल स्थायी तीन प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, पोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, पोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये सरल स्थायी है। और जटिल स्थायी है ये जाइलम और फ्लोएम, ये हो गया अभी, ये अपना पादप उत्तक का इतना ही। थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इसके अंदर, जहां से स्टिक जो जहां से क्वेश्चन उठते हैं ना वही लाइन हम पढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब ये पादप उत्तक हो गया। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के उत्तक। एक तो उपकला उत्तक, उपकला उत्तक कोई बोलते हैं एपिथेलियम उत्तक, ठीक है, एपिथेलियम उत्तक भाई, ठीक है। फिर संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ये है, ठीक। ये इनका तो इसके अंदर भी पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में। ये तो हमें ये है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और हो सकता है आपको क्वेश्चन यहीं से भी देख, यानी पादप उत्तक निम्न में से पादप उत्तक नहीं है, आपको दे दे पेशीय उत्तक, तो पेशीय उत्तक पादप उत्तक नहीं है, जंतु उत्तक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। तो ये जंतु उत्तक है, जंतु उत्तक आपको बता दिए चार प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक को ये एपिथेलियम उत्तक बोलते हैं। संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये चार प्रकार के हमें जंतु उत्तक है, ठीक है। इनके बारे में हम अब विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम पादप उत्तक, यानी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पादप उत्तक के बारे में। और पादप उत्तक मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे, एक तो विभजतक और स्थायी उत्तक, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे विभजोत्तक की, ठीक है। और विभजोत्तक आपको तीन प्रकार का बताया था अभी। सबसे पहले हम जानेंगे विभजोत्तक उत्तक होते क्या है, तो ये थोड़े थोड़े आप जान लेते हैं, इनकी मेन जो लाइन है वो, ठीक है। तो विभजोत्तक क्या होते हैं कि इस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन क्षमता पाई जाती है। विभजोत्तक की जो कोशिकाएं होती है ना, विभजोत्तक उत्तक में जो भी कोशिकाएं होती है उसमें विभाजन क्षमता पाई जाती है जी, ठीक है। और इस उत्तक की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इस उत्तक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इस उत्तक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान है वो नहीं पाए जाते, अंतर कोशिकीय स्थान है वो नहीं पाए जाते। और इस उत्तक की कोशिकाओं में भोजन का संग्रह नहीं होता है, भोजन को हम संग्रहण नहीं कर सकते हैं। और ये बस ये चार ही लाइन है, कौन कौन सी, विभाजन क्षमता पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, भोजन का संग्रह नहीं होता, ये चार ही लाइन है विभजोत्तक में। और यानी विभाजन क्षमता पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, विभाजन का संग्रह नहीं होता, ये आपका विभजोत्तक, ठीक है। और विभजोत्तक तीन प्रकार का होता है, ठीक है, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। शीर्षस्थ क्या होते हैं, यानी जड़ वतनों की लंबाई में वृद्धि करता है, जड़ वतनों की लंबाई में वृद्धि करता है, वो शीर्षस्थ है। अंतर्वेशी क्या होता है, यह उत्तक पत्तियों के आधार भाग में व टहनी के पर्वत के दोनों ओर पाया जाता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। बस बोल, विभजोत्तक का तो यही सिस्टम है कि ये पौधे की लंबाई में सहायक है, ठीक है। और पार्श्वीय, पार्श्वीय यह उत्तक जड़ वतनों के पार्श्व भाग में पाया जाता है, यह उत्तक जड़ वतनों की मोटाई में वृद्धि करता है। बस ये है विभजोत्तक हमारा। विभजोत्तक के अंदर क्वेश्चन कहां से हो सकते हैं, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, ये भोजन का संग्रह नहीं करते, विभाजन क्षमता पाई जाती है। मतलब ये विभजोत्तक के संदर्भ में क्या सही है या क्या गलत है, इसमें हो सकते हैं तो आपको ये चार लाइन याद रखनी है और ये तीन भाग याद रखने, इनके ये ना रखो तो भी काम चल जाएगा जी। अब हम बात करेंगे आगे स्थायी उत्तक की, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं पादप उत्तक का। पहला भाग हमने कर लिया विभजोत्तक, दूसरा है स्थायी उत्तक भी। पादप उत्तक दो प्रकार के थे, एक तो विभजोत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। विभजोत्तक के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक के बारे में। तो स्थायी उत्तक क्या होता है, इस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाया जाता है, इस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हमें स्थायी उत्तक के बारे में इतना ही ध्यान रखते हैं। अब ये जो स्थायी उत्तक है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा होता है जो अपने जटिल स्थायी उत्तक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सरल स्थायी उत्तक की भी, ठीक है। सरल स्थायी उत्तक क्या होता है,
यानी समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए सरल स्थायी उत्तक होता है ना, ये समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। और ये सरल स्थायी उत्तक है ना, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मृदुत्तक यानी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा यानी, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे पेरेनकाइमा की, मृदुत्तक की बात करेंगे। इस उत्तक में जीवित कोशिकाएं होती है। मृदुत्तक में क्या होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। और मृदुत्तक की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। मृदुत्तक की जो कोशिका भित्ति होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसमें अंतरकोशिकीय स्थान है वो पाए जाते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान इसमें पाया जाता है। इस उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रह करना। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। यानी मृदुत्तक क्या, यानी पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या होता है कि भोजन का संग्रह करना। और फलों का जो गुद्दा होता है ना वो इसी उत्तक का बना होता है। फलों का जो गुद्दा होता है ना वो इसी उत्तक का बना होता है। और यह उत्तक तेल, रेंजिन, गोंद का संचय करता है। यह उत्तक है ना, यानी आपको कहीं भी ऑप्शन में ये मिल जाए ना, तेल, रेंजिन का संचय कौन सा उत्तक करता है, तो हमारा उत्तर होगा पेरेनकाइमा। या पेरेनकाइमा भी ना मिले तो सरल स्थायी उत्तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, यह उत्तक तेल, रेंजिन, गोंद का ये क्या करता है, संचय करता है। अब हम बात करेंगे मृदुत्तक के रूपांतरण की भी। मृदुत्तक का रूपांतरण क्या होता है, यानी मृदुत्तक के 2 रूपांतरण है, एक होता है वायु मृदुत्तक और एक होता है हरित मृदुत्तक। वायु मृदुत्तक क्या होता है, वायु मृदुत्तक को बोलते हैं ये एरेनकाइमा, भी क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा बोल सकते हैं। इस मृदुत्तक की कोशिकाओं में वायु गुहिकाएं, इस उत्तक या इस मृदुत्तक की कोशिकाओं में वायु गुहिकाएं पाई जाती है। वायु गुहिकाएं पाई जाती है, इसका एग्जांपल है वो जलीय पादप है। इसका एग्जांपल है वो क्या होगा, जलीय पादप। हरित मृदुत्तक, हरित मृदुत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं अभी, फ्लोरेनकाइमा, फ्लोरेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरेनकाइमा। ये क्या है, इसका क्या कार्य है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। क्यों सहायक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसमें भी पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, ठीक है। ये हम किसके बारे में पढ़ लिए, हमने एक सरल स्थायी उत्तक का एक भाग हो गया, यानी एक प्रकार हो गया मृदुत्तक। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं जी। हमने मृदुत्तक की बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्थायी उत्तक में ही स्थूल कोणात्मक उत्तक की। हमने स्थायी उत्तक 2 भागों में बांटा था, ठीक है। तो एक सरल स्थायी और एक जटिल स्थायी। सरल स्थायी में हम बात कर ली मृदुत्तक की, स्थूल कोणात्मक। अब बात करेंगे 2 नंबर पे स्थूल कोणात्मक उत्तक की, 3 नंबर पे बात करेंगे दृढ़ उत्तक की। तो स्थूल कोणात्मक उत्तक इसे ही बोलते हैं कोलेनकाइमा। स्थूल कोणात्मक उत्तक को बोलते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की कोशिका जो भित्ति होती है वो पैक्टिन की बनी होती है। भी सीधा सीधा प्रश्न आया वो अब ये, यानी कोशिका जो भित्ति होती है इसकी ये पैक्टिन की बनी होती है भी। और जो तने में जो लचीलापन होता है वो इसी उत्तक के कारण होता है। किस उत्तक के कारण होता है, स्थूल कोणात्मक उत्तक बोले या इंग्लिश में बोले तो कोलेनकाइमा के कारण ही तने में जो पौधा होता है ना, पौधे में जो तनापन होता है ऐसे मुड़ जाता है, तो ये किसके कारण हो जाता है, ये स्थूल कोणात्मक उत्तक के कारण ही होता है। सब्जी कुल के पादपों में जो लचीलापन है वो इसी उत्तक के कारण है। सूरजमुखी के जो पौधे होते हैं, सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसमें जो लचीलापन है वो इसी के कारण होता है। ये इतनी सी बातें आपको स्थूल कोणात्मक उत्तक के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करें दृढ़ उत्तक की। दृढ़ उत्तक को बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोला जाता है, स्क्लेरेनकाइमा बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें बात करें कि इस उत्तक की जो कोशिका होती है ना वो मृत होती है, और इस उत्तक की जो कोशिका होती है ना वो जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित मिलेगी आपको, ठीक है। और इस उत्तक की जो कोशिका है ना वो मृत मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना वो लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिग्निन, ये नाम आप देख सकते हो, लिग्निन की बनी होती है, ठीक है, लिग्निन की बनी होती है। जैसे नारियल के जो रेशेदार छिलके होते हैं ना जो दृढ़ होते हैं, दृढ़ कठोर,
उसमें दृढ़ ऊतक होता है, ठीक है। फलों व बीजों के कठोर आवरण में कौन सा दृढ़ ऊतक होता है, और अखरोट में कैसा होता है, दृढ़ ऊतक होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, सरल स्थायी होगी। अब हम बात करेंगे जटिल स्थायी ऊतक की भी। किसके बारे में बात करेंगे, जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे भी। पादप ऊतक के दो भाग हमने पढ़ रहे थे, एक स्थायी, चलिए हमने सरल ऊतक पढ़ लिया। वैसे स्थायी ऊतक में बात करें तो स्थायी ऊतक में हम सरल स्थायी की हमने बात कर ली भी, हम पढ़ेंगे जटिल ऊतक की। और जटिल ऊतक को हम बोलते हैं संवहन ऊतक भी। जटिल ऊतक को क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, असमान प्रकार की कोशिकाओं से ये मिलकर बना होता है। असमान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है, और ये दो प्रकार का होता है। जो जटिल ऊतक को हम संवहन ऊतक भी बोलते हैं। ये असमान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम भी। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं जी, ठीक है। इन दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, ताकि आपको याद रहे भी, और याद ही नहीं लंबे टाइम तक याद रहे भी। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब देखिए जाइलम का क्या अर्थ होता है, जैसे जाइलम का मतलब होता है जल व खनिज लवण का संवहन करता है। ये जाइलम क्या काम करता है, ये जाइलम का क्या अर्थ होता है, ये क्या करता है भी, ये जल व खनिज लवण का संवहन करता है। जाइलम तो जल व खनिज लवण। इधर फ्लोएम है वो भोजन का संवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमें लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, तो जल व खनिज लवण का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, तो भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम ये भोजन का संवहन करता है। तो जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम का कार्य क्या होता है कि ये पौधे की जड़ों से अवशोषित भोजन को ये पत्तियों तक पहुंचाता है। जो पौधे की जो जड़ें होती हैं, ये कोई भी भोजन का अवशोषण करती है ना, तो ये जड़ों से कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम से क्या हो जाएगा, जड़ों से। जाइलम मतलब जड़ों से, और भोजन को पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, जो ये पत्तियों से भोजन पहुंचा है ना, तो पत्तियों से आगे ले जाने का काम कौन करेगा, वो फ्लोएम करेगा। यानी पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का संवहन करता है ये, ठीक है। ये भोजन का क्या करता है, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का ये संवहन करता है, ठीक है। जो जाइलम है ना, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इनकी कौन कौन सी है कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं, वो दोनों में मैच है, यानी सेम, बाकी अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लोएम, जो जाइलम है, जाइलम की 4 कोशिकाएं कौन कौन सी है, किन कोशिकाओं से ये मिलकर बना होता है। तो जाइलम की एक होती है वाहिनिका है ना, वो नलिकाकार संरचना होती है। वाहिका 2 नंबर पे, वाहिका यानी बेलनाकार संरचना। जाइलम फाइबर को हम तंतु बोल सकते हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। यानी कौन कौन सी, एक तो वाहिनिका है, वाहिका, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। जो जाइलम पेरेन्काइमा है ना, ये जाइलम पेरेन्काइमा ये एक जीवित कोशिका है। बाकी जो ऊपर है ना तीनों, यानी वाहिनिका, वाहिका और जो जाइलम फाइबर है, ये मृत है। ये कैसी है, मृत कोशिका है, मृत कोशिका है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी जीवित कोशिका है, तो ये जीवित कोशिका कौन सी है, तो जाइलम पेरेन्काइमा है। ये क्या है कि रेनिन का संग्रह करती है। जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है ना, ये रेनिन का संग्रह करती है। रेनिन, रेंजिन, गोंद, ये किसका, ये मृदुत्तक का संचय होता है, ठीक है। ये हमने ये 4 कोशिकाएं इसके अंदर, और फ्लोएम की 4 कोशिकाएं कौन कौन सी है देख सकते हैं। जो चालनी कोशिका होती है, चालनी कोशिका को हम नलिका भी बोल सकते हैं। जो चालनी कोशिका या नलिका है, इसमें केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी क्या है, सह कोशिका है। और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु, ये तो दोनों है। जाइलम के आगे जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम तंतु लग गया, फ्लोएम के आगे फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु लग गया। याद कौन सी करनी है, तो वाहिनिका, वाहिका, और इधर चालनी कोशिका और
सह कोशिका। ये हमारा कौन सा हो गया अभी, जटिल उत्तक हो गया, और ये पादप उत्तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया अभी। अब हम पादप उत्तक के बाद में कौन से पढ़ेंगे भी, तो जंतु उत्तक पढ़ेंगे। और जंतु उत्तक के कितने भाग है, चारों भाग कंप्लीट होते ही हमारा जो उत्तक वाला जो पोर्शन है ना, टॉपिक है, वो 0 से लेके हाई लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थोड़ा मतलब इसके अंदर हमने पढ़ लिया, डीप भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ऊपर से पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से ही आएंगे भाई, ये इतना आप विश्वास रख सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे भी, हमने पादप उत्तक कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। और जंतु उत्तक 4 प्रकार का होता है, ठीक है, और उन चारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। उपकला उत्तक हमारा पहला कौन सा है, जंतु उत्तक में हमारा पहला है उपकला उत्तक। और उपकला उत्तक को हम बोलते हैं एपिथीलियम उत्तक। आपको मोस्टली जो नाम देखने को मिल सकता है वो एपिथीलियम नाम है, वो देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। ये क्या होता है, तो जो हमारा जो शरीर का जो रक्षात्मक आवरण होता है ना, वो इसी उत्तक का बना होता है। जो हमारी बॉडी होती है, इसका जो ये रक्षात्मक जो हमारे जो रक्षात्मक जो आवरण होता है ना, ये इसी उत्तक का बना होता है भी, ठीक है। जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, भ्रूण अवस्था में जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाला उत्तक भी यही है। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाला जो उत्तक है वो भी एपिथेलियम उत्तक है भी, ठीक है। एपिथेलियम उत्तक को हम उपकला उत्तक भी कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता है वो इसी उत्तक में ही है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है वो इसी उत्तक में ही होती है, और संयोजी उत्तक पर विकसित होता है। यह एक ऐसा उत्तक है, यह मात्र एक ऐसा उत्तक है जो किसी दूसरे अन्य उत्तक पर यह विकसित होता है, तो यह संयोजी उत्तक पर विकसित होता है भी, ठीक है। और भ्रूण की तीनों परत, कौन कौन सी तीनों परत होती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, उपकला उत्तक के विकास में सहायक होती है भी, ठीक है। ये ठीक, ये अपना इतना जो 4 लाइन है ना, हर उत्तक के अंदर हम बस 3-3, 4-4 लाइन ही, और कईयों में तो 1-1 लाइन ही हम पढ़ रहे हैं, और वो इन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं भी। इतना सरल एवं स्पष्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये उपकला उत्तक के बारे में हो गई 4 लाइन। अब हम देखेंगे उपकला उत्तक 2 प्रकार का होता है भी। उपकला उत्तक है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो सरल उपकला उत्तक और एक संयुक्त उपकला उत्तक भी। एक तो होता है सरल उपकला उत्तक और एक संयुक्त उपकला उत्तक। संयुक्त उपकला उत्तक क्या होते हैं कि एक से अधिक परतों से ये मिलकर बना होता है। जो संयुक्त उपकला उत्तक होता है ना, ये एक से अधिक परतों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे स्तरित उपकला उत्तक, यानी स्तर के अनुसार इसके ऊपर ये इस स्तर होते हैं, कई स्तर होते हैं, इसे स्तरित उपकला उत्तक भी कहते हैं। जैसे हमारी जो त्वचा है, तो त्वचा है ना, ये संयुक्त उपकला उत्तक का उदाहरण है, ठीक है। इधर हम बात करें तो सरल उपकला उत्तक, यानी ये एक परत से मिलकर बनी होती है। ये सरल उपकला उत्तक ये एक परत से मिलकर बना होता है, और ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है सरल सल्की उपकला उत्तक। सरल सल्की उपकला उत्तक, ये इस उत्तक में क्या होते हैं, जो कूपिकाएं होती है, कूपिकाएं, बोमेन संपुट, रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी, हृदय की जो आंतरिक संरचना, ये जो सभी है ये सरल सल्की उपकला उत्तक में पाए जाते हैं भी। अब हम दो नंबर पे बात करते हैं। अब सरल उपकला उत्तक में सरल सल्की हमने पढ़ लिया, और सरल घनाकार। सरल घनाकार 3 है ये, ठीक है। तीनों की हम बात करें तो सरल सल्की हम बता दिया आपको। सरल उपकला उत्तक में 3 प्रकार का होता है। ये तो सरल जो सल्की हमने पढ़ लिया है। सरल घनाकार पढ़ेंगे और सरल स्तंभाकार पढ़ेंगे। तो सरल घनाकार होता है, ये एक परतीय होता है भी, ठीक है। नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में सरल घनाकार पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि की वाहिका में, श्वेत ग्रंथि में, आंख की जो आइरिस होती है उसमें, और पक्षमापी पेशियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो वैसे बात करें तो उपकला उत्तक, और उपकला उत्तक में मुझे तो सरल घनाकार जो उपकला उत्तक है वो इसमें पाया जाता है। ये हमें जो 3-4 नाम है ये हमें याद रखना है। कोई भी बहुत ज्यादा डीप जाके पूछे तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन
पूछ सकते हैं भी, ठीक है। अब 3 नंबर पे बात करते हैं सरल स्तंभाकार भी। तो सरल स्तंभाकार में यानी पित्तवाहिनी में, यकृत में, पित्ताशय में, कोलन में, रेक्टम में, अंडवाहिनी में और श्वास नली में सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक जो पाया जाता है भी, ठीक है। जो ग्रंथियां होती है हमारी, जो ग्रंथियां होती है ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये भी उपकला ऊतक की बनी होती है भी, ठीक है। ये उपकला ऊतक हमारा पहला है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम 4 पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं। तो हम 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में भी। किसके? संयोजी ऊतक के बारे में। अब हम बात करेंगे भी संयोजी ऊतक की। हमने उपकला ऊतक के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे संयोजी ऊतक की भी, ठीक है। जंतु ऊतक में हम 4 प्रकार पढ़ेंगे, उपकला ऊतक पढ़ लिया, बात 2 नंबर पे करते हैं संयोजी ऊतक की भी, ठीक है। तो संयोजी ऊतक, यह ऊतक शरीर को आकार प्रदान करता है। संयोजी ऊतक है ना, ये शरीर को क्या करता है? आकार प्रदान करता है, ठीक है। और रक्त के परिवहन का भी कार्य करता है। ये शरीर को आकार प्रदान करता है, रक्त के परिवहन का ये कार्य करता है। ये 2 लाइन हमें याद रखनी है, ठीक। संयोजी ऊतक है वो 3 प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, नंबर 2 पे कंकालीय ऊतक और नंबर 3 पे तरल संयोजी ऊतक की भी, ठीक है, बात करेंगे आगे, ठीक है। तो वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय ऊतक और तरल संयोजी ऊतक भी, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक की भी। किसकी बात करेंगे? तो वास्तविक संयोजी ऊतक भी, ठीक है। तो इस ऊतक के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। इस ऊतक के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो एक तो होती है मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिका क्या करती है? ये पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है। मास्ट कोशिकाएं पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है। प्लाज्मा कोशिका ये एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है। जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है ना, ये एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। एक मोस्ट क्या है कि जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है ना, ये इसी ऊतक की बनी होती है। जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका इसी ऊतक मतलब वास्तविक संयोजी ऊतक की बनी होती है। अगर वास्तविक संयोजी ना आए तो संयोजी ऊतक भी आ सकता है, क्योंकि ये इसका ही प्रकार है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है वो किस ऊतक की बनी होती है? तो वास्तविक संयोजी ऊतक की बनी होती है भी, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संयोजी ऊतक भी 4 प्रकार का होता है। वास्तविक संयोजी ऊतक भी 4 प्रकार का होता है। हम डीप भी पढ़ रहे हैं, हम सोल्ट भी पढ़ रहे हैं। इससे सोल्ट और कुछ भी नहीं हो सकता और इससे डीप भी और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वास्तविक संयोजी ऊतक है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है एरियो ऊतक, एक होता है स्नायु ऊतक। स्नायु ऊतक को बोलते हैं लिगामेंट और इसको बोलते हैं कंडरा या टेंडन। और 4 नंबर पे होती है एडिपोज ऊतक भी, एडिपोज ऊतक। एरियो ऊतक थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है। जो एरियो ऊतक होता है ना, यह ऊतक त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है। जो त्वचा को मांसपेशियों से कौन सा ऊतक जोड़ता है? तो एरियो ऊतक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी मेरे याद नहीं है कि कौन से एग्जाम में, लेकिन मैंने देखा इसी को कहीं भी। स्नायु ऊतक यानी लिगामेंट, ये 2 अस्थियां आपस में, ये तो आपने बहुत बार भी पढ़ लिया होगा। जो लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं स्नायु ऊतक, 2 अस्थियां आपस में लिगामेंट द्वारा ही जुड़ी होती है। कंडरा या टेंडन अस्थियां, ये क्या होता है? जो अस्थियां होती है ना, अस्थियां ये मांसपेशियों से टेंडन द्वारा जुड़ी होती है। जो अस्थियां होती है ना, जो अस्थियां होती है ये टेंडन द्वारा मांसपेशियों से जुड़ी होती है, ठीक है। और एडिपोज ऊतक क्या होता है? एडिपोज ऊतक यानी शरीर में जो अतिरिक्त वसा होती है, नहीं, जो अतिरिक्त जो फैट होती है वो इसी ऊतक में इकट्ठी होती है, एडिपोज ऊतक भी, ठीक है। एडिपोज ऊतक की भी, ठीक है। ये हमारा कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक में ही वास्तविक संयोजी ऊतक भी। और वास्तविक संयोजी ऊतक ने हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कंकालीय ऊतक की। कंकालीय ऊतक की उसके बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे तरल संयोजी ऊतक की। अब हम बात करेंगे कंकालीय संयोजी ऊतक की, ठीक है। देखिए कंकालीय संयोजी ऊतक होता है ना, जो हमारा कंकाल होता है ये अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थि और उपास्थियों से मिलकर ये बना होता है भी। तो पहले बात करेंगे अस्थि की। जो अस्थियों का जो अध्ययन है ना, ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का जो अध्ययन है ना, ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और अस्थि में प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है कोलेजन, इलास्टिन और ओसिन। कोलेजन, इलास्टिन और ओसिन,
ये इसमें अस्थि में प्रोटीन होते हैं भी। और अस्थि जो कोशिका होती है, अस्थि कोशिका क्या होती है, तो ओस्टियोसाइट भी। अस्थि कोशिका क्या होती है, ओस्टियोसाइट। और अस्थि बनाने वाली कोशिका क्या होती है, तो ओस्टियोब्लास्ट। देखो, बनाने वाली तो ब्लास्ट, और नष्ट करने वाली तो क्लास्ट, नष्ट करने वाली तो क्लास्ट, और वैसे बनाने वाली वैसे ब्लास्ट। यानी अस्थि बनाने वाली कोशिका तो ओस्टियोब्लास्ट, और अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका नष्ट यानी क्लास्ट, यानी ओस्टियोक्लास्ट। ये तो हमारे अस्थि के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। और हम उपास्थि की बात करते हैं, तो उपास्थि का जो अध्ययन है ये कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। उपास्थि का जो अध्ययन है ना, ये कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है वो कॉन्ड्रीन होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, कॉन्ड्रीन होता है। और उपास्थि जो कोशिका होती है वो कॉन्ड्रियोसाइट भी। उपास्थि कोशिका कॉन्ड्रियोसाइट, और बनाने वाली तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट, और नष्ट करने वाली तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट। सरल है बिल्कुल, ठीक है। एक नाम हमें याद रखना है, बस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कंकालीय संयोजी उत्तक हो गया। अब हम 3 नंबर पे बात करेंगे तरल संयोजी उत्तक की, तरल संयोजी उत्तक की, ठीक है। तो तरल संयोजी उत्तक है ना, ये रक्त में तरल संयोजी उत्तक वो पाया जाता है। रक्त में कैसा, जो तरल संयोजी उत्तक है वो रक्त में पाया जाता है। जो तरल संयोजी उत्तक में हम जो रक्त वाला जो चैप्टर है ना, रुधिर परिसंचरण तंत्र वाला, उसके अंदर हम काफी डीप से अध्ययन करेंगे। यहाँ अगर अध्ययन करने लग जाए तो रक्त का अध्ययन इसमें आ जाता है। यानी रक्त का अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। यानी सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये अब है ना, आप इतना ही याद रखिए कि रक्त में तरल संयोजी उत्तक है वो पाया जाता है। ये तरल संयोजी उत्तक हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेशीय उत्तक की, इसकी बात करेंगे। हमारा 2 हमने पढ़ लिया, उपकला उत्तक पढ़ लिया, संयोजी उत्तक पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पेशीय उत्तक की भी। जंतु उत्तक में 3 नंबर पे हमारा आता है पेशीय उत्तक। टोटल 4 है, एक और बच गया तंत्रिका उत्तक, ठीक है। पेशीय उत्तक की हम बात करेंगे। यह उत्तक है ना, ये शरीर को गति कराने में सहायक है। जो हमारी जो बॉडी है उसको गति कराने में जो सहायक है, हम ऐसे चल रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, ये किसकी देन है, ये पेशीय उत्तक की देन है, ठीक है। पेशीय उत्तक के कारण ही हम गति कर सकते हैं, गर्दन घुमा सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, ये पेशीय उत्तक के कारण ही है, ठीक है। शरीर के सर्वाधिक भाग में जो हमारा जो बॉडी है, ये सर्वाधिक जो निर्माण हुआ है, ये निर्माण में सर्वाधिक निर्माण में सहायक है वो पेशीय उत्तक ही है, ठीक है। ये 2 लाइन हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है पेशीय उत्तक के लिए। पेशीय उत्तक है ये 3 प्रकार की पेशियों से मिलकर बना होता है। ये 3 प्रकार की पेशियों से मिलकर बना होता है। देखिए वो कौन कौन सी है। रेखित पेशी, या रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी बोल सकते हैं, कंकाली पेशी भी बोल सकते हैं। ऐच्छिक का मतलब हो गया अपने इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, यानी रेखित पेशी, या इसे बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक मतलब समझ रही हो ना, ऐच्छिक, ठीक है। या इसे बोलते हैं हम कंकाली पेशी भी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कई केंद्रक होते हैं। जैसे ऐच्छिक मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, जैसे हाथ को हम ऐसे हिला सकते हैं, यानी हाथ, पैर को ऐसे, गर्दन को ऐसे हिला सकते हैं, ठीक है। ये इसमें यानी हाथ, पैर और गर्दन में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है रेखित पेशी भी आ सकता है, ऐच्छिक पेशी भी आ सकता है, और कंकाली पेशी भी आ सकता है। ये हो गया। नंबर 2 पे हमारी पेशी आती है अरेखित पेशी, या अनैच्छिक पेशी, या चिकनी पेशी, जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। स्पष्ट बात कहें तो जिन पे हमारा नियंत्रण हो वो ऐच्छिक पेशी, जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं हो, ठीक है। जैसे मूत्र प्रवाह हो गया, मूत्र प्रवाह है, जैसे रक्त प्रवाह, रक्त बह रहा है, उस पे हमारा ऐसे नियंत्रण नहीं है, ठीक है, बिना किसी बाह्य उपचार के, ठीक है। जैसे रक्त प्रवाह हो गया, भोजन का प्रवाह हो गया, ठीक है, और मूत्र प्रवाह हो गया है, ठीक है, मूत्र वाहिनी हो गई, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो, यानी अनैच्छिक पेशी, इसे ही बोलते हैं अरेखित पेशी, और इसे ही बोलते हैं चिकनी पेशी भी, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करें तो कार्डियक पेशी भी। कार्डियक पेशी को बोलते हैं हृदय की पेशी भी, कार्डियक पेशी को बोलते हैं हृदय की पेशी। ये हमारा हो गया है संयोजी उत्तक भी, सॉरी ये हमारा हो गया है पेशीय उत्तक भी। देखो हमने जंतु उत्तक 4 बताए भी, हमें जंतु उत्तक कितने बताए, 4 बताए। 4 कौन कौन से बताए हैं, सॉरी 3 बता दिए, एक हमारा रह गया है तंत्रिका उत्तक भी, ठीक है।
तो हमने पहले बता देता हूं मैं, चार कौन कौन से पढ़ लिए हमने, चार कौन कौन से पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हमने बात की भी सबसे पहले उपकला उत्तक की भी, किसकी, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को बोलते हैं एपिथीलियम भी, क्या बोलते हैं रे, एपिथीलियम उत्तक भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमने बात की थी, नंबर 2 पे हमने बात की थी संयोजी उत्तक की भी, संयोजी उत्तक की। और अब हमने बात कर ली पेशीय उत्तक की भी, 3 पेशी बताई है आपने, मैंने आपने मान लो पेशीय उत्तक की भी। 4 नंबर पे आता है हमारा तंत्रिका उत्तक भी, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक के बारे में, यानी तंत्रिका उत्तक जो हमारा टॉपिक है ना, मस्तिष्क, मस्तिष्क जो हमारा टॉपिक है, जिसका हम अलग अध्ययन करेंगे विस्तार से, क्योंकि इसी में हम अध्ययन करने लग गए तो ये काफी बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा और हमें मस्तिष्क तो अलग से पढ़ना ही पड़ता है। जो तंत्रिका उत्तक है ना, वो जो पूरा का पूरा मस्तिष्क वाला है ना, वो इसी में ही आ जाता है। ये हमारा जो वीडियो है ये कंप्लीट उत्तक को समर्पित है, यानी जो उत्तक जो हमारा टॉपिक है ना, उत्तक टिश्यू, इस वीडियो के अंदर संपूर्ण आ गया है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर का बता दिया है और ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि मतलब बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए आप कि हमने शॉर्ट एंड स्वीट, वैसे शॉर्ट एंड स्वीट नहीं पढ़ा है हमने। आप कौन से भी एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हो। ये हमारा जो वीडियो है एनसीईआरटी और आरबीएससी को मद्देनजर रखते हुए, आरबीएससी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे क्लास 9th में ये उत्तक वाला टॉपिक है, ठीक है, तो वहां से हम इनको पढ़े हैं भी, और उम्मीद करता हूं ये उत्तक है आज का आपका विज्ञान का जो टॉपिक रहा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अभी तक आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकती हो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।